हेलो एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कामेट टेस्ट सीरीज़। आज हम देख रहे हैं उत्तराखंड की फेमस पर्सनैलिटीज़, जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उत्तराखंड के। इसमें हम 10 पर्सनैलिटीज़ देखेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। शॉर्ट वीडियो रहने वाली है। उनकी वीरता या सांस्कृतिक महत्व या उनकी रचनाएँ या उनका ऐतिहासिक प्रभाव, ये सब देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला उपनाम है गोसाई, जो है सुमित्रानंद पंत जी का, जो उत्तराखंड के और भारत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आपके राइटर हैं या पोएट हैं। इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था, उसी से इनका उपनाम जो है वो गोसाई है। और ये प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहते हैं इन्हें। इन्होंने हिमालय और सुंदरता या प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण पे बहुत सा काम किया है। इनका जन्म स्थान कौसानी अल्मोड़ा में है और वहीं इनका संग्रहालय भी है, सुमित्रानंद पंत साहित्यिक वेदिका, जो सुमित्रानंद पंत लिटरेरी गैलरी है। और छायावाद पर इन्होंने काफ़ी काम किया है, जो हिंदी कविता में कल्पनात्मक और भावात्मक अभिव्यक्ति की शैली कहते हैं इसे। और इनके साथ जो 4 छायावाद के बड़े नाम, जैसे जयशंकर प्रसाद, महादेवी बर्मन वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथे ये सुमित्रानंद पंत, इनका नाम आता है। बाद में वर्षों में इन्होंने मार्क्स और गांधी और अरविंदो घोष से प्रेरणा लेके बहुत सी समाजवादी और मानवहितवादी कविताएं भी लिखी हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं पल्लव, चिदम्बरा, कला और वृद्धचांद। कला और वृद्धचांद के लिए उन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, और चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये हिंदी के पहले कवि थे जिन्हें ये पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो मिला गया था। और उसी साल 1961 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। आप ये इंग्लिश में देख सकते हैं। अगले पे चलते हैं। दूसरे हैं गौरीदत्त पांडे, जिनका उपनाम है गौरदा। ये उत्तराखंड के कुमाऊनी भाषा के एक महान कवि और राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति रहे हैं। इनका जन्म अल्मोड़ा ग्राम पटिया में हुआ था। शिक्षा इन्होंने बरेली और अल्मोड़ा से ली है। और साथ ही साथ ये जो आपके आयुर्वेदा प्रैक्टिस भी करते थे। इन्होंने जंगलात विभाग में नौकरी भी की, पर बाद में फिर इन्होंने आयुर्वेदा में ही अपना काम भी किया है। साथ ही साथ इनकी जो रुचियां थी वो गायन, वादन, रामलीला आयोजन और काव्य में भी रही है। और उसी वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपके बहुत सी जातीय चेतना वाले गीत भी गा रखे हैं। और इनका एक बहुत प्रसिद्ध काव्य संग्रह है गौरी गुटका। इसके अलावा इनके राष्ट्रवादी भूमिका में इन्होंने कुली बेगार आंदोलन, जो 1921 में हुआ था, उसके खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाई थी। उसमें वो जेल भी गए थे। स्वदेशी आंदोलन में भी इन्होंने काफ़ी अपना खादी, चरखा, तिरंगा, इन सब के बारे में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। इनके प्रचार करने में इन्होंने स्वदेशी वस्त्रों का समर्थन किया है। सुई, धागा, कफन स्वदेशी अपनाने की वकालत भी की। और इनका जो मेन माध्यम था ये जागरण का, वो तो गीत हुआ करते थे। 1934 में अल्मोड़ा की जनता ने सोने के पदक प्रदान किया था एक पूरा, जिसमें उन्होंने कुमाऊनी भाषा का एक महान कवि कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई या जिया रानी। जिया रानी को मौला देवी, पिंगला या प्योला भी कहते हैं। उत्तराखंड की वीरांगना है और इनकी सांस्कृतिक मान्यता भी बहुत एक प्रतीक मानी जाती है। इनका जो वास्तविक नाम था वो था मौला देवी। इनके पिता का नाम राजा अमरदेव पुंडीर। इन्होंने कट्यूरी सम्राट प्रीतम देव से विवाह किया था और वहीं से उनकी उपाधि जिया रानी मिली थी। 1398 में जब तैमूर का आक्रमण हुआ था, तो उस समय जिया रानी ने कुमाऊं की रक्षा के लिए राजपूतों की सेना एक संगठित की थी, जिसमें जो रानी बाग और काठगोदाम में जो युद्ध हुआ, उसमें जो पहली मुस्लिम टुकड़ी थी उसे तो हराया था। उसके बाद जो दूसरी मुस्लिम टुकड़ी के आक्रमण में वो गुफ़ा में छिपकर अपनी रक्षा करने गई थी। और वही जो गुफ़ा है वो आज जिया रानी की गुफ़ा के नाम से पूजनीय है। और उसी के पास उनका जिया रानी का मंदिर भी है। वहाँ एक चित्रशिला घाट में शिला है जिसे जिया रानी का घाघरा माना जाता है, वो उसी के आकार में है। और हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति में जो जागर लगता है उसमें जय जिया के नाम की पूजा भी होती है। और कहीं बहुत सारे गांव में इन्हें
जागर के दौरान ही न्याय की देवी और जनदेवी के रूप में पूजा भी जाता है। इसके अलावा इनका जो इन्होंने आत्मसम्मान और राज्य की रक्षा के लिए बलिदान किया था, इसी वजह से इन्हें कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई की भी कहा जाता है। और जो उनके पुत्र थे धामदेव और उनके जो पोते मालूशाही, आपको पता होगा वो उत्तराखंड के लोग जो कथाएं उनमें भी बहुत प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले हैं देवयज्ञ, जो उपनाम है आपका मुकुंद राम बड़थवाल जी का। इनके जन्म की ऑफिशियल डेट 8 या 9 नवंबर में से कोई है, 1887। इनका जो जन्म है वो मित्र गांव में हुआ था। इनके जो पिता हैं रघुवर दत्त बड़तवाल, वो संस्कृत और ज्योतिष के विद्वान थे और कुछ इन्हें भी बचपन से ही ज्योतिष और गणित में गहरी रुचि थी। इन्होंने शिक्षा अपनी देवप्रयाग, हरिद्वार और लाहौर से भी प्राप्त की गई है। इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष और आयुर्वेद के समावेश में एक बहुत ही विस्तृत 105 खंडों का ग्रंथ लिखा था, जिसे कहते हैं मुकुंद कोश। ये इतना विस्तृत है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा था कि इतना ये कार्य है एक संस्थान द्वारा ही संभव किया जा सकता है, जो उन्होंने अकेले स्वयं अपने आप ही किया था। इसके अलावा इनकी जो 11 टीका ग्रंथ हैं, जो कमेंट्री कहते हैं, वो भी काफ़ी फेमस हैं, जो पाठ्य पुस्तकों में आज भी से पढ़ाया जाता है। इसके अलावा उन्होंने ज्योतिष तत्वम में 1775 से अधिक श्लोक लिखे हैं। कुल मिला के इनके 45 से अधिक ग्रंथ हैं और 1 लाख से अधिक श्लोकों की उन्होंने रचना की गई है। इनके कुछ प्रमुख प्रकाशित ग्रंथ आपके सामने हैं: पंचांग मंजूषा, आर्य सप्तति, दशा मंजरी। और इसके अलावा जो अप्रकाशित हैं ग्रंथ वो भी बहुत सारे हैं, जैसे जातक सार और मुकुंद विलास सारिणी, मुकुंद विनोद सारिणी और ऐसे। 1967 में इन्हें अभिनव वारमीर का पुरस्कार मिला था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और इन्हें आधुनिक काल का वारमीर भी कहा जाता है तब से। इसके अलावा इन्हें संस्कृत का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। जो आपके उत्तराखंड के और इतिहासकार रहे हैं, शिव प्रसाद डबराल और भक्त दर्शन, उन्होंने इनकी रचनाओं को दुर्लभ और अमूल्य भी बताया गया है। इसके अलावा इनका जो देहांत है वो 30 सितंबर 1779 में हो गया था। उन्होंने गंगा तट पर अपनी आंखों की विदाई की थी और अपने मुकुंद आश्रम जो है इनका, वहीं इनका देहांत हुआ है। अब वो मुकुंद आश्रम उनके जो बेटे हैं रमेश बड़तवाल जी, वो संभालते हैं। इन्हें जो संस्कृत का एक ज्ञान था और इनका ज्योतिष का जो ज्ञान था, उसी के चलते इनको देवयज्ञ की उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, जो कहा जाता था आपका शिव प्रसाद डबराल जी को। शिव प्रसाद डबराल जी का जन्म 12 नवंबर 1912 में हुआ है, गहली गांव पौड़ी गढ़वाल में। इन्होंने मेरठ कॉलेज से BA और MA किया है भूगोल से आगरा विश्वविद्यालय में, और इनकी PhD जो थी वो उत्तराखंड के पशुचारक भोटियाँ जो विषय है उन पे थी। इन्होंने तुगड्डा जो DAV कॉलेज है वहाँ पे प्रधानाचार्य पे रहे, और इनकी जो निधन है वो 24 नवंबर 1999 हुआ था। इनकी जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है वो है उत्तराखंड का इतिहास, जो एक 18 खंडों में लिखी गई किताब है, और उसको ही उत्तराखंड का विश्वकोश या एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, उत्तराखंड की इतिहास किताब को। और उसी के चलते इनका नाम भी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड पड़ गया है, इनको उपाधि दी गई थी उनकी। बाकी इनके 2 काव्य संग्रह, 9 नाटक, 20 से ज़्यादा दुर्लभ जो इन्होंने गढ़वाली ग्रंथों का पुनर्प्रकाशन किया है, और मौला राम की जो पांडुलिपि या जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उनकी पुनर्खोज करके उनका भी प्रकाशन किया है। इसलिए उन्हें गढ़वाली साहित्य का संरक्षक भी कहा जाता है। इसके अलावा इनका जो साहित्य उपनाम था वो था चारण, जो उन्हें वीर गाथा लेखन, इतिहास संरक्षण और लोक संस्कृति के सम्मान के रूप में पहचान दिलाता है। इन्होंने दुगड्डा में ही अपने घर के पास एक पुस्तकालय और संग्रहालय बनाया, जिसमें 3000 से अधिक पुस्तकें हैं, पांडुलिपियाँ हैं, सिक्के हैं और पुरातत्व वस्तुएं संग्रहित हैं। इनका जो शोध का विषय था वो अलकनंदा बेसिन पर था, और ट्रांसह्यूमन्स, नोमैडिज्म एंड सीजनल माइग्रेशन। इन्हें हिमालय का इतिहासकार भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वो अगला है गिरदा, जो है गिरीश तिवारी जी का उपनाम, पूरा नाम गिरीश तिवारी गिरदा।
इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1945 में ज्योली गाँव अल्मोड़ा में, और अल्मोड़ा और नैनीताल में ही प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। इन्होंने अलीगढ़, लखनऊ, पीलीभीत में रिक्शा तक चलाया है। मजदूर आंदोलन से जुड़े हैं अपने जीवन भर, और उनका निधन 22 अगस्त 2010 को टिहरी उत्तराखंड में ही हुआ है। ये जन कवि और लोककर्मी थे। चिपको आंदोलन, नशा नहीं रोज़गार दो, उत्तराखंड राज्य आंदोलन, नदी बचाओ आंदोलन, ऐसी कविताएं और गीतों ने बहुत सारी लिखी हैं और जनचेतना से जगाई है। और उन्होंने हुड़का बजाकर जो जातीय बंधन थे उनको तोड़ा था। ब्राह्मण होकर इन्होंने हरिजन वाद्य यंत्र को अपनाया था, जो एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है। इनकी कुछ प्रमुख जो रचनाएं और नाटक हैं वो शिखरों का स्वर, नगाड़े खामोश हैं, धनुष यज्ञ, ये इनके स्वयं लिखे और निर्देशित नाटक हैं। इसके अलावा इनका और नाटक अंधा युग, अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, और इनके कुछ कविताओं के जो संकलन है हमारी कविता के आकार, रंगदारी दीवाल बेली में। ये इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स जो होते हैं, प्रेरणादायक गीत, वो भी लिखते हैं। हम लड़ते रहे भुला, हम लड़ते रुला, जैता एक दिन तो ओलू, धरती माता तुम्हारा ध्यान दोगे, ऐसे काफ़ी इन्होंने आंदोलन में साथ दिए। इन्हें जनगीतों का नायक कहा जाता है। नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ इनकी जो जुगलबंदी है वो बहुत इन्हें देश विदेश में पहचान इनको प्राप्त की उसके द्वारा। इन्होंने फैज़, निराला, पंत, गालिब जैसे कवियों पर अध्ययन किया, और एक पहाड़ संस्था का एक ये संस्थापक सदस्य भी रहे, जो हिमालयी संस्कृति के संरक्षण में योगदान देती है। आगे बढ़ते हैं। अगला उपनाम अल्मोड़ा की बेटी, जो आइरीन पंत जी को कहा जाता है। शीला आइरीन पंत का नाम था। ये कुमाऊनी ब्राह्मण परिवार में की बेटी थी, जो आगे चलकर जो पाकिस्तान है वहाँ की फर्स्ट लेडी या प्रथम महिला बनी। इनका जन्म 13 फरवरी 1905 अल्मोड़ा में हुआ था। इनके जो दादा थे तारादत्त पंत, उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया था। कि डेनियल पंत ब्राह्मण थे, जो के पिता थे। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अल्मोड़ा नैनीताल में ली, और उच्च शिक्षा उन्होंने लखनऊ में MA किया था अर्थशास्त्र और धार्मिक अध्ययन में। इन्होंने बाद में जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से शादी की थी दिल्ली में ही, और उसके बाद इस्लाम धर्म अपनाया था और अपना नाम रखा था गुले राणा। बाकी इन्हें पहले जो वहाँ के प्रधानमंत्री लियाकत अली की पत्नी होने के लिए फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, और मादरे वतन भी। इसके अलावा ये अल्पसंख्यक और महिला मंत्री वहाँ बनी, सिंध की गवर्नर बनी, कराची यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी, और पाकिस्तान के लिए नीदरलैंड, इटली और ट्यूनीशिया के राजदूत भी रही। वही अंतिम वर्षों में ये विभाजन के बाद 3 बार भारत आई, पर कभी अल्मोड़ा वापस नहीं आई। अल्मोड़ा में जो उनका पुश्तैनी घर है वो आज भी उनकी यादों को संजोए है। आगे बढ़ते हैं अगले पे, जो है गढ़वाल की रानी लक्ष्मीबाई, जो आप कहें तीलू रौतेली जी। इनका नाम था तिलोत्तमा देवी। इनका जन्म 8 अगस्त 1661 में हुआ है, चौंदकाट पौड़ी गढ़वाल में। इनके पिता भूप सिंह रावत और 2 भाई भक्तू और पटवा थे। 15 वर्ष की उम्र में इनकी सगाई हो गई थी, पर कत्यूरी जो हमलावर थे उन्होंने एक युद्ध में इनके पिता, भाई और मंगेतर सब मारे गए थे। तो इन्होंने अपनी बचपन की जो मित्र हैं बेलू और देवाली, उनके साथ, और अपने जो उनकी प्रिय घोड़ी बिंदुली, उनके साथ एक सेना बनाई थी और गढ़वाल को पुनः सम्मान प्राप्त कराने की शपथ ली थी। इन्होंने जब 15 साल से 22 साल की जो आयु थी उसके बीच में 7 युद्ध लड़े और 13 किलों पे विजय प्राप्त की। उनमें से कुछ युद्ध हम देख रही है, खैरागढ़ का, उंटागढ़ी, साल्ट महादेव, रैसी, चौकुटिया, और इन सब में जीत आपको भी प्राप्त हुई। और 15 मई 1683 में जब नायर नदी के स्नान कर रही थी, तब रामू रजवार नामक एक कत्यूरी सैनिक था, उसने अचानक हमला किया और इनकी हत्या कर दी। हत्या के समय इनकी जो उम्र थी वो मात्र 22 साल और 8 महीने थी। जो इनका अंतिम बलिदान था। इनकी याद में कई प्रतिमाएं और स्मारक पूरे आपके उत्तराखंड में है। ठाड़िया गीत जो है वो इनकी प्रशंसा में गाए जाते हैं, जागर हैं रणभूत के। और उत्तराखंड में ही वीरबाला जो तीलू रौतेली पुरस्कार है वो आपका 2006 से जिसकी शुरुआत हो गई, वो वीर के नाम पे है।
आगे देखते हैं। अगला है आपका नाक काटने वाले हैं नाक कटी रानी कर्णावती। रानी कर्णावती आपकी गढ़वाल की रानी थी, नाक कटी रानी के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने मुग़ल साम्राज्य के खिलाफ वीरता की एक इनकी कहानी है। ये कांगड़ा के कटोच राजपूत वंश की थी। इनका जो विवाह था वो राजा महिपत शाह जो गढ़वाल के शासक रहे 1622 से 1631 तक, उनसे उनका विवाह हुआ था। और 1631 में राजा महिपत शाह की मृत्यु के बाद इन्होंने ही अपने जो पुत्र है पृथ्वीपति शाह उनकी संरक्षिका के रूप में शासन किया था और इन्होंने ही देवलगढ़ से अपनी राजधानी श्रीनगर को स्थानांतरित किया था, यहाँ पे चेंज किया था। जो मुग़ल आक्रमण 1640 में जो हुआ था, जो सम्राट शाहजहाँ ने नजाबत खान के नेतृत्व में 30,000 सैनिक लगभग उत्तराखंड में या गढ़वाल में आक्रमण के लिए भेजे थे। तो रानी कर्णावती ने उनको जो गुरेला वॉरफेयर होता है पहले अंदर लाए और फिर बाद में उन पर विजय प्राप्त की थी। और मतलब विजय सबको पकड़े गए थे वो मुग़ल सैनिक, तो उसको जितने पकड़े गए थे सबको अपनी नाक काटने के लिए कहा था आत्मसम्मान के प्रतीक के लिए, और इसी के लिए उन्होंने की जो उपाधि है वो नाक कटी रानी की बन गई थी। और जो नजाबत खान था वो इस अपमान को सह भी नहीं पाया और वो उन्होंने वहाँ पे आत्महत्या भी कर ली थी। इसके अलावा इनका जो दरबार है वो समावेशी प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था, जिसमें माधव सिंह भंडारी भी शामिल थे। इन्होंने देहरादून में राजपुर नहर का निर्माण भी किया था जो क्षेत्र की पहली सिंचाई प्रणाली थी, और करणपुर जो गांव है देहरादून में वो भी इन्होंने बसाया था, जो आपका मेन देहरादून आधुनिक देहरादून का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। आज का जो ये लास्ट है तिंचरी माई ठाकुली देवी, ये कहते थे आपके दीपा नौटियाल जी को। दीपा नौटियाल जी का जो जन्म है वो 1917 में हुआ था मंजूर गांव में थलीसैंड पौड़ी में। इनकी मां का निधन इनकी 2 वर्ष की उम्र में हो गया था और पिता का 5 वर्ष की उम्र में। 7 वर्ष की उम्र में इनकी जो शादी करा दी गई थी गणेश राम जी से, और 19 वर्ष की उम्र में वो विधवा भी हो गई थी। तो इसी जो ये इतनी संघर्ष के बाद उन्हें ससुराल अपना त्याग दिया था, जब कोई सहारा नहीं मिला तो उन्हें मंदिरों में शरण ली और एक सन्यासी के रूप में आगे जीवन बिताया और दीक्षा लेकर ये बन गई इच्छागिरी माई। और इन्होंने अपना जो जीवन है वो समाज सेवा को ही समर्पित कर दिया। इनकी नेहरू से भी काफ़ी टकराव रही थी पानी के संघर्ष में। जो इनका सिगड़ी गांव है वहाँ पानी की समस्या थी, महिलाओं को बहुत मीलों मील दूर जाकर पानी भरना पड़ता था। तो इस जो प्रशासन की अनदेखी थी उनके लिए इन्होंने दिल्ली पहुंची और जो प्रधानमंत्री उस समय नेहरू जी थे उनके आवास के सामने धरना किया और नेहरू जी ने उनकी बात सुनी और जल्दी गांव में पानी की व्यवस्था कराई। इसके अलावा उत्तराखंड में शराब विरोधी जो आंदोलन था उनमें उनका काफ़ी मुख्य हाथ है। पहाड़ में एक टिंचरी नामक एक आयुर्वेदिक दवा थी जो शराब की तरह इस्तेमाल की जाती थी। तो टिंचरी माई तब ये जो दीपा नौटियाल जी हैं इन्होंने प्रशासन से शिकायत की पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो उन्होंने एक अवैध शराब की दुकान पर मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगा दी थी। और इसी जो साहसिक कदम है इसके बाद इनका नाम टिंचरी माई जो है वो कहा जाने लगा। बाद में इन्होंने शिक्षा और समाज सेवा में काफ़ी काम किया। इन्होंने अपने पति के नाम पे मॉडल टाउन पे एक स्कूल की स्थापना की, गणेश राम विश्वविद्यालय, जो अब इंटरमीडिएट स्कूल बन चुका है। और कोटद्वार में पानी की समस्या के लिए उन्होंने लखनऊ जाकर भूख हड़ताल भी की थी। बाकी इनका जो निधन था वो 17 जून 1993 में हुआ था। और इन्होंने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए अपना काफ़ी योगदान दिया है। तो यहीं पे आपकी वीडियो ख़त्म होती है। ये था पार्ट 1 ऑफ जो उत्तराखंड के प्रमुख पर्सनैलिटीज़ हैं, ये व्यक्तित्व हैं। अगला पार्ट जल्द आएगा। बाकी इसकी PDF के लिए आप जो टेलीग्राम चैनल है कमेटी से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।